एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हायर एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 में जो हमारी यूनिट 10 चल रही है। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस ली हैं हायर एजुकेशन की, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राचीन शिक्षा काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप से होती थी और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होती थी। तो जो प्राचीन शिक्षा यानी कि प्राचीन जो शिक्षा थी हमारी, वो कैसे होती थी? लिखने के इतने साधन नहीं थे हमारे पास, और जो लिखने के साधन थे वो बहुत ही कैसे थे, बहुत ही कॉस्टली थे, यानी बहुत ही महंगे थे। तो हम पहले जो शिक्षा प्रदान करते थे और जो विद्यार्थी थे वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो कैसे करते थे? मौखिक रूप से। ठीक है। प्राय प्रश्नोत्तर होते थे, शंका समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता था, व्याख्यान होता था, वाद विवाद किया जाता है, डिबेट होता था, ये सभी चीज़ें होती थी। ठीक है, प्राचीन शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय कौन सी विधि का प्रयोग करते थे? अनुकरण यानी इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कि हम किसी की जब नकल उतारते हैं उसको हम अनुकरण विधि कहते हैं यानी इमिटेशन मेथड कहते हैं। या फिर कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियाँ, हम अभ्यास करते थे, एक्सरसाइज मेथड। ठीक है, हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करते थे जिससे हमें वो चीज़ अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था जिसे श्रवण, मनन और निधिध्यासना विधि कहते थे। मैंने आपको पढ़ाया था, इससे जो पहले की वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि श्रवण विधि, मनन विधि और निधिध्यासना विधि क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के एक बार देख लीजिए। श्रवण में क्या होता था कि जो शिक्षक होते थे वो बच्चों को क्या करते थे, कुछ बोल के बताते थे और वो बच्चे अपने दिमाग में उसको बैठाते थे या फिर सुनते थे, गहन अध्ययन करते थे, गहन तरीके से तो उनकी बातों को सुनते थे। और मनन क्या करते थे, वो जब वो जो चीज़ वो सुनते थे वही वो बाद में मनन करते थे, अपने दिमाग में उसको बार बार रिपीट करते थे। और निधिध्यासना का मतलब है जो भी उन्होंने रिपीट किया है या जो भी उन्होंने सीखा है उसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी वो अप्लाई करते थे उसको हम निधिध्यासना विधि कहते हैं। ठीक है, तो श्रवण यानी सुनना, मनन यानी उसका चिंतन करना और निधिध्यासना यानी उसको प्रैक्टिकल करके देखना। तो आज हम कौन कौन सी विधियां पढ़ने वाले हैं? अनुकरण विधि के बारे में जानेंगे, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि, व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि के बारे में देखेंगे, श्रवण, मनन, निध्यासना विधि, तर्क विधि और कहानी विधि, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारी अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। तो जो अनुकरण विधि है यानी इमिटेशन मेथड है वो कैसा है? एक स्वाभाविक मेथड है। आप अगर अपनी मम्मी को आपने देखा होगा, अगर वो काम करती हैं, अगर आप उन्हें डेली वही काम करते हुए देख रहे हैं तो आप भी उसको सीख जाते हैं। तो ये कैसी है? स्वाभाविक विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन शिक्षा काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्राय इस विधि से दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कंठस्थ करते थे। तो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं यानी इमिटेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से उसको जब बार बार उच्चारित कर रहे हैं तो वो उसमें कंठस्थ कर लेते थे, कोई भी वेद हो, कोई भी दोहा हो। नेक्स्ट है हमारा व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। प्राचीन शिक्षा में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे। व्याख्या का मतलब है कि जो उनको जो मंत्र कंठस्थ कराया गया है उसके बारे में वो बताते थे कि उसके अंदर उसका क्या मीनिंग है, क्या उसके अंदर छुपा है और उससे हमें क्या सीखने को मिला है। तो ये उसकी क्या करते थे, व्याख्या करते थे वेदों का, मंत्र का, और उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। ठीक है, और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। ये हो गया व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। नेक्स्ट है हमारी प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि।
फर्स्ट पॉइंट है, प्राचीन शिक्षा काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। नेक्स्ट है, प्रारंभिक प्राचीन शिक्षा काल में गुरु उपदेश देते थे। गुरु क्या करते थे? उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शांतिपूर्वक सुनते थे, यानी कि श्रवण करते थे। ठीक है। प्राचीन शिक्षा काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरु उसका समाधान करते थे। जब बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आती थी या शिष्य है उनको कोई बात अगर नहीं समझ आ रही थी तो वो जो उनके टीचर्स थे, गुरु थे, उनसे अपनी शंका बताते थे और जो गुरु थे वो उसका समाधान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था। वाद विवाद भी होते थे, डिबेट भी कराए जाते थे। अति गूढ़ विषय पर चर्चा हेतु विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे। विद्वानों के दूर दूर से सम्मेलन भी किए जाते थे। उनके बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सबको सुनते थे और अपने तत्संबंधी ज्ञान में वृद्धि करते थे। शिष्य को भी वहीं बैठाया जाता था और जो गुरु थे वो जो शास्त्रार्थ करते थे या फिर जो वाद विवाद डिबेट करते थे वहाँ पर बच्चे यानी शिष्य भी बैठे रहते तो वो भी देखते थे कि जो हमारे गुरु हैं वो कैसे ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो वो क्या करते थे? अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। प्राचीन काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। अभ्यास विधि का मतलब होता है कि जब हम कोई कार्य सीखना चाहते हैं तो हम उसका बार बार अभ्यास करें, वो होती है हमारी अभ्यास विधि। अगर हम सैन्य शिक्षा में प्रबल बनना चाहते हैं तो हमें उसका अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। अगर हम डांस सीखना चाहते हैं तो हमें डांस का प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर हम गाना गाना चाहते हैं तो हमें गाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है? अभ्यास विधि। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। पहले वो बताते थे कि ये कैसे होगा और फिर वो उसको स्वयं करके भी दिखाते थे, जिससे शिष्य क्या करते थे? उनका अनुकरण कर लेते थे। शिष्य उनका अनुकरण कर यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। तो जब वो उनका अनुकरण करते थे, जैसे गुरु ने किया था वैसे शिष्य उसको बार बार दोहराते थे, तो वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाते थे? दक्ष बन जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रवण, मनन और निधिध्यासना विधि। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे और बाद में वो प्रैक्टिकल करते थे अपने जीवन में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तर्क विधि। प्राचीन शिक्षा काल में तर्क शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। तो ये 5 आपको याद करने हैं कि जो तर्क विधि है उसके जो 5 पद हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, फिर उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कहानी विधि। कहानी विधि बच्चों को सिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में या फिर हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक कहानी की बुक आती है जिसको वो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो हम देखेंगे प्राचीन शिक्षा काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहानियों की रचना किसने की, क्यों की? तो किसने की? आचार्य विष्णु शर्मा ने की। जो राजकुमार थे उनकी नीति की शिक्षा देना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने कहानियों की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित हैं। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो कहानियाँ हैं वो किस नाम से संग्रहित है, तो पंचतंत्र और हितोपदेश। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आपने देखा होगा जो कहानियाँ होती हैं उसमें लास्ट में लिखा होता है कि इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है।
ठीक है। तो हर कहानी के लास्ट में क्या लिखा होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, और जो कहानी शिक्षक बताते थे, सुनाते थे शिष्यों को, उसके बारे में वो उससे प्रश्न भी पूछते थे। तो कहानी विधि एक बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड है बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का, और उनमें क्या इंटरेस्ट जागृत करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में आ रहा है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।